हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी राठौर। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन टॉपिक को। ये क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मिस नहीं करना है। आपको क्वेश्चंस इससे देखने को मिल जाते हैं और इसकी जो एक्टिविटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये बोलूँगी कि आपके ओवरऑल लाइफ प्रोसेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पे, अभी इसका मैंने पेपर देखा नहीं है, लेकिन 2022 का पेपर ज़रूर मैंने देखा था। उसमें एक्टिविटी से क्वेश्चंस आए हैं, तो आप उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। एक्टिविटी कोई भी छोड़नी नहीं है और मैं आपको पढ़ाऊंगी भी एक्टिविटी, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका न्यूट्रिशन टॉपिक डन हो चुका है। प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ा था। आई होप आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी एक्टिविटी के साथ, ठीक है, क्योंकि आपका टॉपिक भी एक्टिविटी से ही स्टार्ट हुआ है। तो देखो, एक्टिविटी 6.4 आपसे कुछ कहना चाहती है कि वो आपसे बोलती है आपको क्या करना है। ब्लो एयर फ्रॉम द माउथ इनटू अ सोल्यूशन ऑफ लाइम वाटर। अपने माउथ की हेल्प से लाइम वाटर, एक टेस्ट ट्यूब लेना है आपको, एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें लाइम वाटर को फिल करना है और अपनी माउथ की हेल्प से, लेट से ये आपका माउथ है और इसकी हेल्प से आपको एयर को ब्लो करना है। अपने माउथ की एयर को ब्लो करना है, राइट। तो आपको ये करना है, ब्लो एयर फ्रॉम द माउथ इनटू अ सोल्यूशन ऑफ लाइम वाटर। ये जो सोल्यूशन आपने लिया है वो क्या है? लाइम वाटर है। लाइम वाटर जानते हो कि नहीं? लाइम वाटर मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका आपको एक्वस फॉर्म में सोल्यूशन लेना है, ठीक है ना। नाउ एंड कंपेयर द रिजल्ट विद एयर ब्लोन यूजिंग सिरिंज और पिचकारी। और दूसरे केस में आपको क्या करना है? फर्स्ट केस में आपको माउथ की हेल्प से स्लेक लाइन में सोल्यूशन में एयर को ब्लो करना है। दूसरे कंडीशन में आपको एयर को तो ब्लो कराना है, लेकिन अपने माउथ से नहीं, आपको एयर को ब्लो कराना है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज और पिचकारी। जैसा कि आपकी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम गिवन है, ये शो हो रहा है डायग्राम, ठीक है ना। तो इस डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या डिफरेंस है, जब आप माउथ की हेल्प से एयर को ब्लो करते हो या फिर जब आप सिरिंज की हेल्प से एयर को ब्लो करते हो। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है? लेट्स सी। When we blow air through mouth, it turns lime water milky instantaneously। क्या बोला जा रहा है? अगर आपने माउथ की हेल्प से एयर को किसी टेस्ट ट्यूब में ब्लो किया है तो आपको क्या मिला? एकदम से आपको लाइम वाटर जो था वो मिल्की हो गया। वैसे क्यों हुआ, ये बात करते हैं इसके बारे में। लाइम वाटर आपका मिल्की होगा तुरंत, समझ रहे हो। लेकिन जब आपने क्या किया, एटमॉस्फेयर की एयर को पिचकारी या फिर सिरिंज की हेल्प से ब्लो करना चाहा तो लाइम वाटर मिल्की तो हुआ, लेकिन आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ी, बहुत एफर्ट लगाना पड़ा और बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हुआ आपका। अच्छा मैम, ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो क्या समझे इससे कि मैम हमें माउथ से कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो रिलीज़ हो रही है, जो उससे बाहर निकल रही है, जो कि लाइम वाटर को बहुत जल्दी मिल्की बना रही है। इतना तो कॉमन सेंस रखते हो ना भाई कि हाँ, ऐसी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो लाइम वाटर से निकल रही है और उसको फटाफट से मिल्की बना दे रही है। तो क्या है वो चीज़? तो बच्चा पार्टी, वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुने हो? हाँ मैम, जानते हैं, गैस होती है। तो वही गैस हमारी बॉडी से निकलती है। अच्छा, ये तो हम सभी को पता है, ये हम क्लास 7th 8th पढ़ते भी आ रहे हैं कि मैम एक्सहेल क्या होता है, इनहेल क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, क्या हम लोग इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, ये सब तो हमें पता है। लेकिन आज कुछ खास होने वाला है। आज हम ये जानेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी बॉडी से निकलती है, पता है हमें, लेकिन कैसे निकलती है और जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ये कैसे बनती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर कैसे ये हमारी बॉडी में जाती है, इसका क्या रोल होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और यही है आपका रेस्पिरेशन। मैम अच्छा, रेस्पिरेशन तो हमने सुना था कि सिर्फ एक्सहेल और इनहेल होता है। नहीं, रेस्पिरेशन ये नहीं होता है। रेस्पिरेशन मतलब कि फूड का ब्रेक डाउन करना, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, अभी इसको साइड में रखते हैं। क्या पहले इसको समझो कि क्या हुआ कि हमने जब एयर को ब्लो किया माउथ की हेल्प से तो फटाफट से आपका जो लाइम वाटर था वो मिल्की हो गया। लेकिन जब आपने सिरिंज या पिचकारी की हेल्प से लाइम वाटर को मिल्की करना चाहा तो बहुत टाइम लगा। इससे कंक्लूड हम ये कर सकते हैं कि दिस एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट दैट आवर लंग्स एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे जो लंग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं बाहर। नाउ अब स्टूडेंट ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब हमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इस स्लेक लाइम मिल्की कैसे हो गया।
तो देखो ज़रा सा यहाँ पर आपकी जो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, किसका फॉर्मूला है, ये है आपका स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला। अब यहाँ पर स्लेक्ट लाइम जो है वो एक्वस मीडियम में है। एक्वस मीडियम बोले तो ऐसा मीडियम, एक्वस सोल्यूशन बेसिकली, राइट। रुको जरा सा, स्लेक्ट लाइम, जहाँ पर भी एक्वस वर्ड लिखा होगा मतलब कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस वाटर के साथ रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। स्लेक्ट लाइम यहाँ पर एक्वस लिखा हुआ है मतलब कि स्लेक्ट लाइम प्लस H2O, स्लेक्ट लाइम प्लस H2, और यहाँ पर दो सब्सटेंस आ रहे हैं, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, तो क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया ना। वाटर यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा है, एज ए सॉल्वेंट, वहीं आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो एक्ट कर रहा है एज ए सॉल्यूट। दैट्स वाई हम कह सकते हैं ये आपका एक सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन में आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्लो किया, या तो माउथ की हेल्प से करोगे या फिर किसकी हेल्प से करोगे, सिरिंज या पिचकारी की हेल्प से करोगे। तो जब आपने ऐसा किया तो आपको मिला कैल्शियम कार्बोनेट। मैं नाम लिखना चाहूँगी यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये आपको मिला सॉलिड स्टेट में, ये आपको मिला सॉलिड स्टेट में। और इसका जो कलर था वो था बच्चा पार्टी वाइट। कैसा कलर था, वाइट कलर था, और इसी वजह से इसने मिल्की कर दिया इसको। ओ मैम ये बात थी, यस। जब आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन परफॉर्म की तो ये इसने लाइम वाटर को लाइम वाटर बोल रही हूँ, हाँ लाइम वाटर ही, उसको मिल्की कर दिया। और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा होगा, सेकेंड में पढ़ा होगा, ठीक है ना। सेकेंड चैप्टर भी क्लास 10th की बात कर रही हूँ, अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत बहुत बुरी बात है, वैसे पता तो हो गई आपको, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम दूसरी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं एक्टिविटी 6.5 के बारे में। एक्टिविटी 6.5 आस्क अस टू पास द एयर प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट ऑन शुगर सोल्यूशन और फ्रूट जूस इनटू लाइम वाटर। सबसे पहले मैं आपके लिए एनसीईआरटी की जो एक्टिविटी है उसको रीड करना चाहूँगी। अच्छा, उससे पहले मैं कोई चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी जो एक्टिविटी हमने पढ़ी है तो उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड में, ठीक है ना। तो वो आपको अपना देख लेना कि हाँ जो मैंने पढ़ाया है बस उसी से पूछा जाएगा। क्या बात की थी कि मैं ये पूछा जा सकता है बेसिकली कि एयर जो है वो लाइव जब हमने माउथ की हेल्प से ब्लो किया तो वो इतनी फास्ट क्यों हो गई, क्यों उसकी वजह से नहीं, क्यों हम लोगों ने पिचकारी या फिर उसकी वजह से नहीं करी, बल्कि एटमॉस्फेयर में तो एयर प्रेजेंट होती है। तो आप बता सकते हो कि हमारी जो बॉडी है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सीक्रेट करती है, एक्सहेल करती है, दैट्स वाई वो रिएक्शन फास्ट हुई, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू पिचकारी और सिरिंज वाली रिएक्शन। तो आप ऐसे क्वेश्चंस लिख सकते हो। अब इससे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे बात करते हैं। तो बेसिकली एक्टिविटी से आप इतना बोल रही है कि आपको ईस्ट को ईस्ट जो होती है वो शुगर सोल्यूशन पे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे रहती है। तो आपको क्या करना है, जब वो उसको कंज्यूम करती है फूड को तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो आपको ये बताना है कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से पास करनी है एयर को, और ये बताना है क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है या नहीं निकल रही है। टेस्ट अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का ही है, ठीक है ना। तो देखो व्हाट वी ऑब्जर्व, क्या हमें मिला। हम सभी को पता है कि ईस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है। ईस्ट इज यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, इट लिव्स ऑन ऑर्गेनिक फूड लाइक शुगर एटसेट्रा। क्या बोला जा रहा है कि ईस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है जो कि ऑर्गेनिक मैटर पे रहता है, हमने को बता भी दिया है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, ईस्ट ब्रेक डाउन फूड मटेरियल एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्वेश्चंस बोर्ड में इस टॉपिक से आते हैं। ये एक्टिविटी मैं कह सकती हूँ उसको स्टार मार्क कर लो कि क्वेश्चन इससे बनते हैं। फर्मेंटेशन पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है कि फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, कैसे ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपने इतना लिख दिया ना, इनफ, हर टाइप के क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। जो टॉपिक इस पर्टिकुलर से आएंगे ना वो सारे बन जाएंगे। फर्मेंटेशन क्या होता है, एग्जाम्पल बता दो, कैसे ईस्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है, और क्या बन सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो से रिलीज होती है वो कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो इन सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ईस्ट जो है वो ब्रेक डाउन करता है फूड मटेरियल का और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। जब वो फूड को तोड़ता है ना तो उसके बदले वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोला कि आपका जो फूड मटेरियल है, ये दिख रहा है, पेन नहीं दिख रहा होगा ना, दूसरा लेते हैं। ये जो आपका फूड मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे पीसेस में, तो इसको ब्रेक डाउन तो कर दिया, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड इस पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस को बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है ना।
fermentation is the process in which yeast break down the food material and produce carbon dioxide. ठीक है, ये प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन. व्हेन दिस एयर इज पास थ्रू द बेंट ट्यूब इट मेक्स लाइम वाटर मिल्की. जब आप क्या करते हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है उसको बेंट ट्यूब में, बेंट ट्यूब वही आपका ट्यूब है जिसने अपने स्लेक लाइम को रखा था, उस ट्यूब से जब पास करते हो बेंट ट्यूब को, तो कार्बन वो क्या करती है, स्लेक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन परफॉर्म करी, देन उसको मिल्की कर दिया उसने. राइट, यही तो करती है. तो क्या हुआ, आपका जो स्लेक लाइम तो मिल्की हो गया, और जैसे मिल्की हुआ हमें तुरंत ही क्लियर हो गया कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास ये पोटेंशियल होता है कि वो स्लेक लाइम को मिल्की कर दे. समझ रहे हो? तो इससे टेस्ट भी हो गया. तो टेस्टिंग पूछी जाए, क्वेश्चन मतलब ये सब ना आके ये पूछा जा सकता है कि आप बताओ किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि कार्बन डाइऑक्साइड है, हो सकता है हाइड्रोजन हो सकता है ऑक्सीजन हो, तो कैसे टेस्ट करेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है. तो आपको क्या करना है, बेसिकली स्लेक लाइम से पास करा के देख लेना है. अगर वो मिल्की हो गया तो कह देना यस दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, गैस जो रिलीज हो रही है. और बस क्वेश्चन पूछेगा, आपको पता होगा कि हाँ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, बट टेस्ट कैसे करोगे, स्लेक लाइम सोल्यूशन से पास आउट करा के. समझ गए? नाउ रिएक्शन तो पता ही है आपको. दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट ईस्ट लिव्स ऑन फ्रूट जूस शुगर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. इस एक्सपेरिमेंट ने हमें बेसिकली ये बताया कि जो ईस्ट है ना वो फ्रूट जूस पर, शुगर पे और ऐसे जितने ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उन पे रहती है और बदले में वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है. तो आप इसको चाहो इसको वो कर देना, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया, वेरी नाइस. तो स्टूडेंट इन सारी एक्टिविटीज़ से हमें क्या पता लगा, क्या हमने कंक्लूड किया, मैम हमने ये कंक्लूड किया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो फूड के ब्रेकडाउन से. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पायरेशन. अभी रेस्पायरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना. तो एक जादू हो गया. स्ट्रेस, अब हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, रेस्पायरेशन. राइट, अभी तो एक्टिविटी के बारे में बात की थी. जिन स्टूडेंट को एक्टिविटीज़ देखनी है वो देख सकते हो, जिनको नहीं देखनी है वो स्किप कर दे. ठीक है ना, ये आप पर डिपेंड करता है. तो देखो रेस्पायरेशन क्या होता है. रेस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं. सबसे पहला आपके माइंड में क्वेश्चन यही अराइज हो रहा होगा, मैम लाइफ न्यूट्रिशन तो समझ में आता है कि न्यूट्रिशन क्यों लाइफ प्रोसेस है, बट रेस्पायरेशन में क्यों लाइफ प्रोसेस, क्यों हमें रेस्पायरेशन की नीड है, तो उसको समझो. देखो आपने क्या किया था, न्यूट्रिशन तो लिया था फूड से, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की कि फूड जो था वो ग्लूकोज पे जाकर रुक गया. ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये नो डाउट इन दिस, लेकिन कैसे प्रोवाइड करता है, ये होता है रेस्पायरेशन. मतलब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ह्योर, और फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है. राइट, तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पायरेशन. समझ रहे हो? रेस्पायरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग फूड का ब्रेक डाउन करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी. द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल. सब ये होता है रेस्पायरेशन. मैम हमें तो लगा था ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन एक चीज़ होती है, एक्सहेल करना, इनहेल करना. नहीं बच्चा पार्टी, ब्रीदिंग अलग होती है, रेस्पायरेशन अलग होता है. ठीक है ना, दैट्स वाई रेस्पायरेशन एक लाइफ प्रोसेस है. क्यों? क्योंकि वो हमें अल्टीमेटली एनर्जी देता है. फूड की हेल्प से, न्यूट्रिशन की हेल्प से हमें ग्लूकोज तो ऑब्टेन हो गया, बट ग्लूकोज से एनर्जी कैसे हमें मिलेगी, ये सवाल होता है ना. तो इस सवाल का जो सोल्यूशन है वो है आपका रेस्पायरेशन. ठीक है, तो रेस्पायरेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है इसमें हम लोग ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं. ओके, ये जनरल प्रोसेस लिखी हुई है, इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रीदिंग और आपका रेस्पायरेशन क्या होता है, क्योंकि अभी मुझे पता है कि आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा कि मैम ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन तो एक होते हैं ना, हमें तो लगता था एक होते हैं, लेकिन आप बता रही हो अलग अलग है ना. तो सबसे बड़ा डाउट आपका पहले क्लियर करते हैं. देखो स्टूडेंट, ब्रीदिंग सिंपली मतलब ये होता है कि सांस को अंदर ले जाओ और बाहर लेके आओ. अंदर बाहर मतलब कि इनहेल और एक्सहेल करना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन. तो सिंपली ब्रीदिंग यही होता है, सांस को अंदर ले जाना, सांस को बाहर ले जाना. ठीक है, ऑक्सीजन अब जैसे एयर को ले जा रहे हो ना, एयर का ट्रैवल करा रहे हो, तो ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी एक्सहेल और इनहेल एयर विद द हेल्प ऑफ
है लंग्स, राइट। लंग्स जैसे नोज भी इससे इन्वॉल्व होती है, बट लंग्स क्या कहते हैं, लंग्स से जो मेन एरिया होता है जहाँ पर आपका एक्सचेंज प्रोसेस होता है, जहाँ से आपकी एक एयर बाहर जाती है दूसरी अंदर आती है, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग क्लियर होगा, ब्रीदिंग सिंपली एक्सहेल और इनहेल। लेकिन सवाल ये उठता है मैम रेस्पिरेशन बताइए, क्योंकि अभी तो हमें लगता है रेस्पिरेशन में क्या खास है ऐसा। तो देखो स्टूडेंट, आपने जब इनहेल किया कुछ तो आपने क्या इनहेल किया, मैम हमने ऑक्सीजन इनहेल की, तो पता है हमें। अब जो आपकी ऑक्सीजन है वो जाती है सेल के पास, और सेल के पास क्या है, ग्लूकोज है। अब प्लीज़ ये मत पूछना कि ग्लूकोज कहाँ से आया, न्यूट्रिशन प्रोसेस जाने हो, न्यूट्रिशन प्रोसेस डाइजेशन पढ़ा था ना, तो डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, डाइजेस्टेड फूड है वही तो आपका ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जाता है सेल के पास, किस प्रोसेस के थ्रू जाता है बताओ आप मुझे। हमने बहुत सारे प्रोसेस के बारे में बात की थी ना, इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होता था, जो आपका फूड था ना वो एब्जॉर्ब करने के बाद सारी बॉडी में ट्रांसफ़र होता था, राइट। तो देखो वही है, एसिमिलेशन में आपने फूड को क्या किया, सेल तक पहुंचा दिया, अब ग्लूकोज पहुंच चुका है सेल के पास, अब सेल को चाहिए ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन सेल के पास आई उसने फूड को ब्रेक डाउन कर दिया और बहुत एनर्जी मिल गई, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ। सो रेस्पिरेशन में आप फूड का ब्रेक डाउन कराते हो फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। ये जो होती है लंग्स में होती है, कौन सी, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग प्रोसेस आपकी सिर्फ और सिर्फ लंग्स में होती है। कहाँ होती है, लंग्स में होती है। लेकिन जो आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना वो पूरी बॉडी में होती है, और कहाँ होती है, सेल्स में होती है। सेल्स में, इतना याद रखो, सेल में होती है। हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती है उन सब में आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, और फिर आपको एनर्जी मिलती है उस प्रोसेस से, ठीक है। नाउ इसमें 2 पॉइंट मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो ब्रीदिंग है वो आपकी एक फिजिकल प्रोसेस है, राइट। उसमें कुछ ऐसा केमिकल चीज़ें नहीं हो रही, बस सिंपली एक्सहेल और इनहेल ही तो हो रहा है ना। तो ब्रीदिंग आपकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है, राइट। और वहीं आपकी जो रेस्पिरेशन है वो आपकी एक केमिकल प्रोसेस होती है। क्या होती है, एक केमिकल प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग से आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है, वो सिंपली एक नॉर्मल प्रोसेस है, उससे आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती। लेकिन रेस्पिरेशन से आपको एनर्जी मिलती है। क्यों एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा देते हो, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। कुछ टाइप्स है रेस्पिरेशन के, इसके बारे में बात करते हैं। देखो पहला टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चा पार्टी, एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे रेस्पिरेशन होता है जिसमें आपको ऑक्सीजन की नीड होती है, रेस्पिरेशन कराने के लिए। मतलब कि ऐसा होता है कि जो ये रिएक्शन मैंने परफॉर्म किया ये वाली, इसमें आपने ऑक्सीजन दी है ना, तो यहाँ ये जो प्रोसेस है ये है आपके एरोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है इसमें आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो ग्लूकोज को, ताकि वो ब्रेक हो जाए, तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। O2 इज़ नेसेसरी, O2 रिक्वायर्ड होता है बेसिकली, राइट। नाउ ओके, नाउ ये जो प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म। ये आपके सेल है, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, लेट्स से ये आपके ऑर्गेनल्स है। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, जो आपका फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन है ये ठीक, चलो वो साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है, और आपके लेट से माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसमें भी होगी, दोनों में होगी, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है इनसाइड द सेल प्रेजेंट होती है, वहाँ पे भी होती है। बट आपकी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है ना। नाउ सेकेंड, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इस प्रोसेस में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, मतलब पूरा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो टूट जाता है, कंप्लीटली पूरी तरह टूट जाता है। इस वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, दैट्स व्हाई वी ऑब्टेन मोर एनर्जी, ठीक है। नाउ एंड प्रोडक्ट आपको दिख रहा हो कि ना दिख रहा हो पता नहीं, एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखो यहाँ पर आपने क्या किया था, रिएक्शन परफॉर्म की थी, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला था ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इसका एंड प्रोडक्ट होता है, समझ गए। तो आप एक बार थोड़ा सा इसका लिख लो, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो। देखो स्टूडेंट, डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये, तो टेंशन मत लिया करो,
बहुत इजी है। सबसे पहले हमने रेस्पिरेशन के बारे में बात की कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन जैसी प्रोसेस होती है इसमें फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। और फिर हमने बात की कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ब्रीदिंग में सिंपली आप एक्सहेल और इनहेल करते हो, वही रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेक डाउन कर देते हो, राइट। फिर हमने बात की कि ये प्रोसेस लंग्स में होती है और ये प्रोसेस होती है हम पूरी बॉडी में होती है, जितनी सेल्स होती है हमारी बॉडी में उन सब में ये प्रोसेस होती है, ठीक है। नाउ फिर हमने बात की कि टाइप्स कितने होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि एरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बिना ऑक्सीजन की प्रोसेस नहीं होगी, राइट। ये हमारे साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में हो सकती है, ठीक है। और इसका जो ये इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ज़्यादा एनर्जी मिलती है और इसके एंड प्रोडक्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनारोबिक रेस्पिरेशन नाम से समझ में आ रहा है कि मतलब कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन के अपोजिट होगा, राइट। तो इसमें आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ये बोलेगा मैं बिना ऑक्सीजन के भी काम चला लूँगा भाई। अब कुछ ऐसी जगह भी होती है ना ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन की हेल्प से अपना काम चला लेते हैं तो उनको बोलते हैं एनारोबिक। ईस्ट जो होता है ना वो एनारोबिक का एग्जाम्पल होता है, ईस्ट, ठीक है ना। O2 इज़ नॉट नेसेसरी। अगर साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसमें फूड का ग्लूकोज की स्पेलिंग देखो क्या लिखी है, इसमें जो आपका ग्लूकोज होता है वो कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता है, सॉरी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का इसमें, राइट। और इसमें लेस एनर्जी मिलती है क्योंकि फूड का ग्लूकोज का प्रॉपर में ब्रेकडाउन हो नहीं पाया है, दैट्स वाई एनर्जी कम मिलती है। और इसका एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये इसके कुछ बाय प्रोडक्ट हो गए, क्लियर हो गया। एंड प्रोडक्ट, राइट। थोड़ी सी टंग स्लिप हो जाती है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम बात करते हैं कुछ आगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज को आप किन किन वेज से डिवाइड कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, राइट। वैसे तो दो ही वेज होते हैं, तो आप एरोबिकली करोगे या फिर एनारोबिकली करोगे। लेकिन एरोबिकली में तो समझ में आता है कि आपको ऑक्सीजन चाहिए, बट एनारोबिकली में दो कंडीशंस बन सकती हैं। पहली कंडीशन ये बन सकती है या तो आपको थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल रही है, मतलब कि रेस्पिरेशन हो रहा है लेकिन थोड़ी बहुत आपको ऑक्सीजन मिल रही है, मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये कंडीशन बन सकती है। या फिर दूसरी कंडीशन मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है, पूरी तरह से गायब है। तो दो कंडीशंस बन सकती हैं, ओके वेरी नाइस। तो ग्लूकोज को जब आप ब्रेक करते हो, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए ये सारी रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है ना। मतलब एरोबिकली भी साइटोप्लाज्म में तो होती है, भले माइटोकॉन्ड्रिया में होती हो, लेकिन साइटोप्लाज्म में तो पहले होती है ना। ये तीनों ही रिएक्शन साइटोप्लाज्म में सबसे पहले होती है। साइटोप्लाज्म में से क्या होता है मैम, देखो स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म में आप क्या करते हो, ग्लूकोज को ब्रेक करते हो पाइरूवेट में। पाइरूवेट में मतलब कि आप ग्लूकोज को 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक कर रहे हो, मतलब ग्लूकोज को पूरा ब्रेक ना करके, जैसे C6H12O6 है ना, उसको आप ब्रेक कर रहे हो 3 कार्बन्स में। किसमें ब्रेक कर रहे हो, 3 कार्बन्स में ब्रेक कर रहे हो। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में जब आप ग्लूकोज को ब्रेक करते हो तो उसको बोलते हैं पाइरूवेट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, इसमें आप ग्लूकोज को पाइरूवेट में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। Lysis. It is a process in which we convert, मैं लिखना चाहती हूँ, it is a process in which we convert glucose into pyruvate, और ये प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, पाइरूवेट, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस अकर इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को पाइरूवेट में कन्वर्ट करते हो, और ये दोनों कंडीशन में होता है, एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है। अब देखो, अब बात आती है पाइरूवेट में तो कन्वर्ट हो गया, आप 3 फेज बन के निकल आएंगी। पहले ये तो बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं, दूसरी कम ऑक्सीजन है, और तीसरी सफिशिएंट ऑक्सीजन अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो देखो प्रेजेंस ऑफ O2 है अगर, तो आपका ये प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अब जो आपका पाइरूवेट है ना, माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है कि अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन है ना, तुम्हारे पास कोई
ऐसी चीज़ है जो आप जिससे मुझे एनर्जी मिल सके, तो मैं तुम्हें एंट्री दूंगा। तो ऑक्सीजन से बच्चा बेटी, ऑक्सीजन जो होती है वो अगर आपके पाइरूवेट के साथ है, राइट, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री मिल जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया जब आपको एंट्री मिली तो उसने ब्रेक करा फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। 38 ATP यहाँ से रिलीज होती है। ATP समय बोले तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो 38 ATP यहाँ से निकलती है, मतलब कि यहाँ से सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। ये कहाँ, ये प्रेजेंस ऑफ O2 में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनल, राइट। नाउ अब बात करते हैं सेकेंड कंडीशन के बारे में। ऑक्सीजन है तो बट कम अमाउंट में है, ऑक्सीजन है बट कम अमाउंट में है। तो ये जो आपके ये ह्यूमंस में भी हो सकता है ऐसा। वैसे तो जनरली ह्यूमंस में ये वाली कंडीशन बनती है, बट ये भी कंडीशन बन सकती है ह्यूमंस में। जब हम लोग दौड़ते हैं ना, जब हम लोग दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी में कम अमाउंट में एनर्जी जा पाती है। अब जब कम अमाउंट में हमारी बॉडी में एनर्जी जाती है तो क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है फूड का, इसकी वजह से हमें कम एनर्जी मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, ये जनरली हमारे मसल सेल में होता है, मसल सेल में, ठीक है। जब हम लोग दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रॉपर वे में जिस अमाउंट में ऑक्सीजन जानी चाहिए उसमें जा नहीं पाती है, और जिसकी वजह से हमें क्रैम्प आ जाता है, मतलब दर्द होता है हमारी बॉडी में, राइट, हमारे लेग्स वगैरह में। तो इसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। और ये लैक्टिक एसिड क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर जो एनर्जी निकलती है ना, यहाँ पर वो होती है 2 ATP। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर सिर्फ 2 ATP निकलती हैं, इसकी वजह से हमें दर्द फील होता है, और दर्द सिर्फ इसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है। नाउ थर्ड कंडीशन बनती है एब्सेंस ऑफ O2। अगर ऑक्सीजन है ही नहीं बिल्कुल तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है ना तो बच्चा पार्टी आपका जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, इथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी। और जो बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, मैंने अभी इथाइल अल्कोहल बोला था ना, तो इथाइल अल्कोहल बोले तो इथेनॉल, ठीक है ना, तो इथेनॉल ही होता है इथाइल अल्कोहल, कंफ्यूज मत हो जाना, राइट। तो इथाइल अल्कोहल बेसिकली आपका फॉर्म होता है, और ये जो प्रोसेस होती है ईस्ट में, और ईस्ट क्या है, फर्मेंटेशन। मतलब ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया ना, फर्मेंटेशन की है, ईस्ट में ही तो फर्मेंटेशन होता है। अभी बात की थी ना हम लोगों ने एक्टिविटी के में, राइट। तो ईस्ट में ही आपकी फर्मेंटेशन होती है, ये प्रोसेस आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस ही है, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपका जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे डन हो चुका है। सबसे पहले हमने एब्सेंस ऑफ लैक ऑफ एब्सेंस नहीं, प्रेजेंस ऑफ O2 के बारे में बात की, देन फिर हमने लैक ऑफ O2 के बारे में बात की, एंड लास्टली हमने बात की एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। और डिफरेंट आपको रिएक्शंस बता दिए मैंने, और किस में कितनी एनर्जी निकलती है ये भी बता दिया, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। स्टूडेंट आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, दैट्स व्हाई हम इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और मैं आपको जल्दी नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आऊँगी। तब तक आप इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए और लर्न भी करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।